Nazism and the Rise of Hitler for Class 9. It is one of the most important chapter, not only according to point of view of exam, but also according to point of view of competitive exam. यहाँ से बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये जो चैप्टर है बेटा, एनसीईआरटी जो बुक है वो एक बच्चे की कहानी से शुरू हो रहा है. द स्टोरी ऑफ ए बॉय हेलमुट. हेलमुट नाम का एक बच्चा है जो 11 साल का है, जो जर्मनी में रहता है. ही वॉज ए जर्मन बॉय. हम कब की बात कर रहे हैं? हम स्प्रिंग सीजन 1945 और जर्मनी की बात कर रहे हैं. वहां पर रहने वाले एक बच्चे हेलमुट की कहानी में आपको बता रहे हैं. ठीक है. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, जर्मनी हार चुका है युद्ध में. 1945 जर्मनी की बात कर रहे हैं बेटा. उसके बाद क्या, स्टोरी ऑफ हेलमुट है. ये एक बच्चा है जो 11 साल का है. वो क्या करता है, एक दिन सोते हुए जब उसकी नींद खुलती है तो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनता है. वो कहता है कि उसके पिता को किसी चीज का डर है और वो चाहते हैं कि वो सुसाइड कमिट कर ले, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सुसाइड उनको अकेले को करना चाहिए या पूरी फैमिली को करना चाहिए. ठीक है. इस बात का डिस्कशन है जिसको सुनकर बच्चा काफी डर जाता है. अगले दिन क्या होता है, हेलमुट अपने पिता के साथ और माँ के साथ एक पार्क में घूमने जाता है. और एक बहुत बड़ा, पिकनिक पर जाते हो तो आप एंजॉय करते हो ना, तो एक अच्छा एंजॉयबल डे वो क्या करते हैं, बिताते हैं. पर अगले ही दिन, ठीक है ना, अगले ही दिन क्या होता है, उसके पिता अपने ही ऑफिस में क्या कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं. हेलमुट को वो बात जब उनके घर में उसके पिता की जो वर्दी है वो जलती हुई उसको कई सालों तक याद रहती है. और हेलमुट जो बच्चा है इतना डर जाता है कि अगले 9 सालों तक वो अपने घर में ठीक से खाना नहीं खा पाता, क्योंकि उसको वही बात याद है कि उसके पिता कह रहे थे कि हमें कलेक्टिव सुसाइड करना चाहिए. अगले 9 सालों तक उसको लगता है कि उसकी माँ कहीं उसको जहर ना दे दे, उसको पॉइजन ना दे. एक प्रोमिनेंट फिजिशियन, एक बहुत बड़ा फिजिशियन था, साथ ही क्या था, नाजी था, और एक क्या था, सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर था. एंड सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर. अडोल्फ हिटलर का सपोर्टर था, नाजी था. ये नाजिज्म क्या है, नाजी क्या है और अडोल्फ हिटलर कौन है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. साथ ही साथ क्या कहता है बेटा, उसको डर था. His father had fear allies will do the same as we do the crippled and the Jew. उसके पिता ने क्यों सुसाइड किया? उसके पिता को पता था कि अब जर्मनी हार चुका है, एलाइज जीत चुके हैं. तो एलाइज उसके साथ, एलाइज कौन कौन से कंट्री थे, एलाइज उसके साथ वही करेंगे जो उन्होंने, नाजीज ने और जो अडोल्फ हिटलर ने और उन्होंने मिलकर क्या किया, ज्यूज के साथ किया और क्रिपल्ड के साथ किया. तो ऐसा उन्होंने ज्यूज के साथ और क्रिपल्ड के साथ क्या किया था, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा. उसके बाद कहता है इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलाइज. 1945 में जर्मनी ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था. उसके बाद देखिए हिटलर, जिस हिटलर का ये चैप्टर है, ठीक है ना, उसी हिटलर की मैं बात कर रही हूँ. हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन हिज बंकर इन बर्लिन. बर्लिन बंकर समझते हो बेटा, बंकर क्या होता है, अंडरग्राउंड जो सैनिकों की छुपने की जगह होती है. तो अपने बंकर में हिटलर ने, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स ने और एंटायर फैमिली ने क्या कर लिया था, सुसाइड कमिट कर लिया था. तो ऐसा क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी हार गया था, डेफिनेटली ये सभी को पता है, ठीक है, एलाइज जीत गए थे. उसके बाद जो नाजी सपोर्टर थे, नाजिज्म की जो जिन्होंने भावना फैलाई थी, जो एक जो व्यू है वो क्या है, और हिटलर और उसके सपोर्टर ने क्यों सुसाइड कर ली, ठीक है ना, ये अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, जब किसी फिल्म को आप देखते हो उसमें जिसमें स्टार्टिंग में ही क्या होता है, जिसके ऊपर चैप्टर है, जिसके ऊपर फिल्म है, अगर वो स्टार्टिंग में मर जाए तो क्या होगा, वो पूरी फिल्म फ्लैशबैक में चलेगी. तो हम बात कर रहे हैं 1945 की. 1945 में तो हिटलर तो मर गया, हिटलर के ऊपर ये पूरा चैप्टर है. तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है. हम पीछे की गतिविधियों को डिस्कस करते हुए वापस यहीं पर आएंगे कि अडोल्फ हिटलर ने क्यों सुसाइड कमिट करा और क्यों हेलमुट के फादर ने सुसाइड कमिट किया. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा अब हम फ्लैशबैक में चलेंगे, तो हम 1914 पर आ जाते हैं. 1914 टू 1918 क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो दो पावर्स के बीच में हुआ, एक तो सेंट्रल पावर्स थी और एक क्या थी, एलाइज थी.
सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एम्पायर एंड टर्की एम्पायर। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि एम्पायर थी तो यहाँ पर मोनार्की थी, ठीक है ना। इन तीनों ही कंट्री में क्या थी कि मोनार्की थी, राजा का शासन था, राजतंत्र था। जर्मनी एक माइटी पावर बनना चाहता था और उसने ऑस्ट्रिया एम्पायर, टर्की एम्पायर को भी अपने साथ मिला लिया और पूरे यूरोप पर वो अपना नियंत्रण करना चाहता था। तो उसके बाद क्या है, ये दूसरा जो है आपका एलाइज है बेटा। एलाइज में कौन कौन थे, इंग्लैंड थे, रशिया था और फ्रांस था, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या था, जर्मनी बहुत ताकतवर था उस समय पर और क्या था, उसने फ्रांस और बेल्जियम पर अपना नियंत्रण भी कर लिया, ठीक है। पर ये युद्ध बहुत लंबा चला बेटा, 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चला। पर 1917 में जब यूएसए ने इसमें अपना इंटरफेरेंस दिखाया, यूएसए ने एलाइज पावर का साथ दिया, तो उस समय क्या हो गया, जर्मनी को धीरे धीरे क्या हो गया, जर्मनी पर एक तरीके से नियंत्रण कर लिया गया और जर्मनी को क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का मुंह देखना पड़ा। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। इसी से अब हम आगे का पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एक बार बता दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बेटा, 1939 टू 1945 हुआ था। 1939 टू 1945 क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। यहाँ पर भी क्या है, जर्मनी अपनी ताकत दिखाना चाहता था, जर्मनी अपनी हार का बदला लेना चाहता था। जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अपमान हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उसको इंसल्ट फील हुई, एक तरीके से जो उसके मन में जो गिल्ट था, ठीक है, एक राष्ट्र के रूप में जो उसको अपना अपमान महसूस हुआ, उसका कारण कहीं ना कहीं क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दो पावर्स थी बेटा, एक तो एक्सिस पावर थी और दूसरे क्या थे आपके एलाइज थे। एक्सिस पावर में कौन कौन था, जर्मनी था, जापान था और इटली था, ठीक है। उसी प्रकार एक्सिस पावर में क्या थे आपके, जर्मनी, जापान और इटली, और उसके अलावा एलाइज पावर में वही कंट्री थे जो पहले थे, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, और यहाँ पर भी यूएसए ने क्या किया था, बाद में अपना इंटरफेरेंस किया था। यूएसए बाद में क्या था, किसके साथ, एलाइज के साथ आकर मिल गया था। कौन जीता इसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपको पता है ये विनर रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये जीते बेटा, इसमें भी जर्मनी हार गया था, ठीक है। जर्मनी जब 1945 में हार गया था, उससे पहले से आपको पता है ये चैप्टर शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ हिटलर, इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार रहा। तो अब हम करते हैं बेटा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके इम्पैक्ट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाई जर्मनी तो युद्ध में हार गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था। अब उसके बाद जो था, जो राजा था, एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, राजा को हटा दिया गया, एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। उसके बाद था पार्लियामेंट्री जो पार्टीज, उनको एक मौका मिल गया कि वो उस पॉलिटिक्स को रीशेप करे। पार्लियामेंट्री पार्टीज को, जैसे अलग अलग पार्टीज थी, उनको मौका मिला, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, नेशनल असेंबली के रूप में वो गठित हुए और वो कहाँ पर मिले, वाइमर में मिले। वहां पर उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, और साथ ही साथ क्या किया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया। डेमोक्रेसी जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में लोकतंत्र है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी वही, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। डेप्यूटीज वर इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट के लिए डेप्यूटीज, ठीक है ना, इलेक्ट किए गए बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी को वोट डालने का अधिकार था, इवन वीमेन को, अडल्ट को सभी को वोट डालने का अधिकार था, इवन जो वीमेन थी उनको भी वोट डालने का अधिकार मिला। तो जर्मन पार्लियामेंट के लिए डेप्यूटीज चुने गए। जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहा गया, इसका दूसरा नाम भी है रिक्सटैग कहा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, साथ ही कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, रिक्सटैग, ये याद कर लेना, ठीक है। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो जो भी आप देखते हो नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, वाइमर क्या था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही क्या है, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक में जैसे कि आपको देखा कि राजतंत्र खत्म हो गया और एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहां पर, नेशनल असेंबली आपकी वाइमर में इकट्ठी हुई, वहां पर ये एक फॉर्म हुई। तो अब जो आपका इसको क्या कहा गया, वाइमर में होने के कारण इसको बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कहा गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाइमर रिपब्लिक था बेटा, इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे कि सभी को पता है कि जर्मनी हार गया था। जर्मनी के हारने के बाद
एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर कर दिया गया, वहां से एम्परर को हटा दिया गया। एम्परर के हटाने के बाद बेटा पार्लियामेंट्री पार्टीज को एक मौका मिल गया और उन्होंने क्या किया, वाइमर रिपब्लिक में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, जो कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब ये देखिए कि जो बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कहा गया इसको, क्या इसको वहां की जनता ने पसंद किया? इसको वहां की जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इसको पसंद ना करने के पीछे क्या कारण थे? तो देखिए बेटा, इसको पसंद ना करने के पीछे क्या कारण थे? वाइमर रिपब्लिक वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता ही है कि युद्ध हार गया था जर्मनी युद्ध हार गया था, तो नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसी को सारे क्या थे, सारे टर्म्स पर, कंडीशंस पर और डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने थे। तो सबसे पहला कारण तो जो वहां की जनता ने ये माना कि जो वाइमर रिपब्लिक जो न्यू फॉर्म हुई गवर्नमेंट है, उसने जो टर्म्स साइन की उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करनी पड़ रही है। इससे क्या हो गया, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, हार का ठीकरा वाइमर रिपब्लिक पर फोड़ा, जबकि क्या था, वाइमर रिपब्लिक तो एक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट थी। ठीक है ना। आप ये देखिए कि पहले की जो सरकार ने जो कार्य किए थे, जो राजतंत्र ने किए थे, उनका ठीकरा क्या किया गया, वाइमर रिपब्लिक पर फोड़ा गया। तो वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया कि उसने हार से संबंधित सभी टर्म्स और कंडीशन पर साइन किए गए। तो कहीं ना कहीं क्या कहा गया, उसको इसके लिए दोषी माना गया। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स वाज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी। वर्साइल्स एक जगह का नाम है बेटा फ्रांस में। यहाँ पर एक ट्रीटी मतलब कोई ट्रीट नहीं, देखिए एक संधि हुई, ठीक है ना, एक संधि हुई जिसमें क्या किया गया, जर्मनी को एक कहा गया कि जर्मनी हार का दोषी है, नहीं जर्मनी युद्ध का दोषी है। जर्मनी पर थोप दिया गया कि भाई जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ और सारा बर्डन जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। जर्मनी का बहुत ज्यादा अपमान हुआ। इट वॉज ए हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, मतलब एक अमानवीय ट्रीटी उस पर थोप दी गई कि उसको ये नहीं देखा कि उसकी जनता कैसे कमाएगी, कैसे खाएगी, उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया गया। तो ये ट्रीटी भी कहीं ना कहीं क्या था, इस ट्रीटी का जिम्मेदार किसको माना गया, न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट को माना गया, जबकि उसका इसमें कोई रोल नहीं था। कोई भी गवर्नमेंट आती उसको ये ट्रीटी माननी ही पड़ती, क्योंकि जर्मनी क्या था, युद्ध में हार चुका था। तो इस कारण भी वहां की जनता ने इसको पसंद नहीं किया। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी। जर्मनी एक इंपीरियल पावर था बेटा, उसकी कॉलोनीज थी, जैसे अंग्रेजों की कॉलोनी हम थे। तो उसकी जो भी कॉलोनीज थी समुद्र के पार, उन सबको क्या कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया। किसके द्वारा, जो जीते हुए कंट्री है उनके द्वारा। A tenth of its population, वहां पर उसकी 1/10 पॉपुलेशन भी थी, वो भी क्या थी, उन्हीं कंट्रीज के पास चली गई। 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, उसका 13% क्षेत्र क्या था, उसकी मतलब अगर कितनी भी जमीन थी उसका 13% क्या था, ले लिया गया। 17% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल रिसोर्सेज। जितना भी उसके देश में आयरन था उसका 75% और जितना भी कोल था उसका 26%। कौन से कंट्री ने ले लिया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। ये जो कंट्री थे इन्होंने क्या कर लिया बेटा, इसका एक्वायर कर लिया, क्योंकि ये जीते हुए देश थे। डिमिलिटराइज्ड जर्मनी ऑक्यूपाइड ग्रीनलैंड, मतलब डिमिलिटराइज कर दिया गया कि जर्मनी ज्यादा ताकतवर ना हो, वो वीक रहे, तो उसकी एक क्षमता बना दी, तो इससे ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता। ठीक है, उसको डिमिलिटराइज किया गया। उसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड था बेटा, एक बहुत ही रिसोर्स वाला इलाका था। ठीक है, रिसोर्स से क्या था, परिपूर्ण इलाका था, उसको भी क्या ले लिया, एक्वायर कर लिया गया। इसके अलावा द वॉर गेज कोज फ्रॉम जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, इसके साथ साथ ये पूरा ठीक रहा कि भाई जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे युद्ध के लिए। जर्मनी के सारे संसाधन ले लिए गए, उसकी सेना पर नियंत्रण कर दिया गया, उसके सारी कॉलोनीज पर अधिकार कर लिया गया। ये नहीं सोचा गया कि जर्मनी किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को आगे रूल करेगा, अपनी इकोनॉमी को चलाएगा। और इन सारी वर्साइल्स में जो ट्रीटी हुई और ये जो भी सिस्टम, जो भी ये उस पर थोपा गया, इसके लिए वहां की जनता ने कभी भी वाइमर रिपब्लिक को माफ नहीं किया। उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को इसके लिए दोषी ठहराया। जो काम उसने किया ही नहीं था उसका ठीकरा उसके सिर पर फोड़ दिया गया। उसको कहा गया कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। जो एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी की हार हुई थी, इंसल्ट हुई थी, जो लोगों ने फील करा, एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी का अपमान, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुंठा के रूप में बैठ गया। और वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या रहा, एक मतलब बहुत बड़ा कारण रहा। और इसका फायदा किसने उठाया, हिटलर ने उठाया। हिटलर ने लोगों की भावनाओं को समझा और उनका फायदा उठाते हुए क्या बना, हिटलर एक रूलर बना, जो कि शीघ्र क्या हो गया, सत्ता में आ गया।